आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर मेहनत कर रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए जो बिना वेतन के अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इसके लिए सरकार एक रोड मैप भी तैयार कर रही है। इस रोडमैप के जरिए 19 करोड़ घरेलू महिलाओं यानी बिना किसी वेतन के घरों में परिवार की देखरेख कर रही महिलाओं को पेड वर्कफोर्स के तहत लाए जाने की तैयारी है। दरअसल महिला और बाल विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय महिलाएं देश की कुल जीडीपी के 15 से 17% का काम बिना वेतन लिए करती हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2023 में एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि भारत में महिलाएं 7 घंटे से ज्यादा बिना सैलरी के काम करती हैं। इस काम में किचन में खाना बनाने से लेकर बच्चों को पढ़ाने और घरों में बुजुर्गों की देखभाल करने जैसे काम शामिल हैं। लेकिन महिलाओं को अगर इस तरह के अनपेड काम के पैसे देने पड़े तो ये रकम भारत की जीडीपी में 7.5% की बढ़ोतरी कर सकती है। इस कैलकुलेशन को इस आधार पर किया गया कि गांव की महिलाओं को 21 रुपए और शहरी महिला को 33 रुपए प्रति घंटे दिए जाएं तो उन्हें तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। Say for example, I work somewhere and I have to cook also at home. I have to wash vessels at home when I come back from work, and I also have to do child care and adult care. Studies say that I spend as a woman 80% of my time doing unpaid care at home, and my husband spends 20% on that. So that work has to be quantified. चूल्हा चौका करने वाली महिलाओं के काम को अगर पैसों से तौला जाए तो महिलाओं का पलड़ा पुरुषों से भारी हो जाएगा। लेकिन अर्थव्यवस्था रुपए की कसौटी पर तौली जाती है और उन आंकड़ों के मुताबिक भारत में 37% महिलाएं ही कामकाजी वर्ग में आती हैं, जबकि इस मामले में दुनिया का औसत 47% है। लिहाजा फिक्की यानी FICCI FLO ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से केयर गिविंग इकोनॉमी में निवेश करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल की इंडस्ट्री को अगर प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए और सरकार जीडीपी के 2% का निवेश इस दिशा में करे तो भारत में 1 करोड़ 10 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं, जिसमें से 70% नौकरियां महिलाओं को मिल सकती हैं। इसके लिए पेड पेरेंटल लीव दी जा सकती है, जिससे बच्चों के विकास के अलावा केयर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और महिलाएं पेशेवर करियर पर ध्यान दे पाएंगी। केयर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना होगा ताकि इसके जरिए ढांचागत सुविधाओं का निर्माण किया जा सके। भारत का केयर सेक्टर बहुत हद तक आंगनवाड़ी और नर्स मिडवाइफ पर निर्भर है। इनकी संख्या करीब 45 लाख है, लेकिन इसे अगर 50 लाख तक ले जाया जाए तो केयर इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। इसके अलावा रोजगार देने वाली कंपनियों को सब्सिडी दी जाए तो इससे भी टैक्स और चाइल्ड केयर में फायदा हो सकता है। हम कह रहे हैं इसको क्वांटिफाई करिए और इसके लिए सॉल्यूशंस करिए कि ये जो विमेन जो घर बैठ के काम कर रही हैं क्या वो रिप्लेस हो सकती हैं विद स्किल्ड पेड केयर वर्कर और वो जॉब में जा सकती हैं। ये ज़रूरी है कि हम रिकग्नाइज करें कि इसकी वैल्यू क्या है। नौकरी फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों में अनपेड केयर गिवर महिलाओं की जगह स्किल्ड केयर गिवर रखने का ट्रेंड है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली और स्पेन जैसे देशों में 80% तक महिलाएं अर्थव्यवस्था में योगदान कर रही हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भारत में भी यह फॉर्मूला हिट साबित हो सकता है? मुझे गर्व है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए। पीएम मोदी बार बार कहते रहे हैं कि देश को अगर 2047 तक विकसित भारत बनना है तो महिलाओं की भागीदारी का हिसाब उसमें जोड़ना होगा और महिलाओं को भागीदारी से निकालकर नेतृत्व वाले रोल भी देने होंगे। लिहाजा इसके लिए घरेलू महिलाओं को भी पेड वर्कफोर्स में तब्दील करने का श्वेत पत्र तैयार किया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि औसतन एक महिला दिन के कम से कम 300 मिनट घर के काम में लगाती है और पुरुष 90 मिनट लगाता है। अब उस 300 मिनट का अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो भारत की इकोनॉमी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और जीडीपी के आंकड़े भी छप्पर फाड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या घरेलू महिलाओं के काम को पैसों से तौला जा सकता है? क्या बच्चों, बुजुर्गों और परिवार की देखभाल को रोजगार में तब्दील किया जा सकता है?
ये रुचि हैं। इन्होंने MBA किया, अच्छी नौकरी की और अब परिवार की खातिर घर के काम कर रही हैं। लेकिन उन्हें इस बात का मलाल नहीं बल्कि खुशी है। घर के कामों से कभी फुर्सत नहीं मिलती है, बट जब मैं वर्किंग थी तो मुझे बहुत फुर्सत मिलती थी घूमने के लिए, पार्टी के लिए। घर के कामों से टाइम निकालना पड़ता है। घर पैसे मिलते थे? हाँ, पैसे बहुत सारे मिलते थे। अभी पैसे नहीं मिलते, बट हाँ बच्चे का और हस्बैंड का प्यार मिलता है। लेकिन हाँ, घर के काम जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। अंशु ने भी स्कूल टीचर के करियर को अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए त्याग दिया। अब ये घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। लेकिन अंशु को इस बात की खुशी है कि इससे वो अपनी बेटी को पूरा समय दे पा रही हैं। बट हाँ, मैं कंपेयर करूँगी जब मैं फुल टाइम वर्किंग थी, अब जब मैं पार्टली जॉब कर रही हूँ तो उसमें ये डिफरेंस आ गया। पहले मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था, बट उससे ये हो रहा था मेरा बच्चा भी सफ़र कर रहा था, मेरी फैमिली समहाउ सफ़र कर रही थी। मतलब आप डिपेंड नहीं हो सकते मेड्स पे भी फॉर ऑल योर वर्क। भारत में वर्कफोर्स में भागीदारी पर काम कर रही NGO FSG ग्लो के सर्वे में सामने आया है कि 84% ग्रामीण और 69% शहरी महिलाओं को काम करने के लिए घर के बड़ों की इजाजत चाहिए, उसके बिना वो काम पर नहीं जा सकती। 33% महिलाओं को सुरक्षा और काम की जगह दूर होने की वजहों से काम पर नहीं भेजा गया। महिलाएं कौन सा काम करेंगी, इसके दायरे भी बंधे हुए हैं। सर्वे में पाया गया कि कामकाजी महिलाओं में से 60% टीचिंग, नर्सिंग या घर के काम जैसे साफ सफाई वगैरह से जुड़ी हैं, जबकि लीडरशिप, मैनेजमेंट या टेक्निकल काम भारत में पुरुषों के हिस्से में है। यही नहीं, प्राइवेट कैब सर्विस कंपनी उबर ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स संस्था के साथ मिलकर भारत के 5 शहरों में एक सर्वे किया। इस सर्वे में महिलाओं ने माना कि अगर उन्हें आने जाने के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट मिले तो वो काम करने के लिए बाहर जा सकती हैं। मतलब ये कि परिवार की इजाजत और सुरक्षा की वजह से भी नौकरी छोड़कर महिलाओं को घरेलू कामकाज में लगना पड़ता है। हालांकि अर्थशास्त्री और PM की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की एक्सपर्ट शामिका रवि की राय थोड़ी अलग है। उनके मुताबिक भारत में महिलाओं पर घर की जिम्मेदारी उनके करियर में एक बड़ी अड़चन है। कंजर्वेटिव समाज है, वी वैल्यू फैमिली, वी वांट टू हैव चिल्ड्रन, लेकिन वो जो केयर का जो कॉस्ट है, इट इज़ ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द शोल्डर्स ऑफ वुमेन। और वो सिर्फ बच्चों का ही केयर नहीं है, वो एल्डरली का भी केयर है। तो उसमें आपको दिखेगा कि वर्किंग एज की जो औरत होती है इंडिया में, वो करीब 6.5 से 7 घंटे रोजाना किसी के केयर में लगाती है। इन हालात में बिना वेतन के घरेलू काम में लगी महिलाओं को पेड वर्कफोर्स के तौर पर कैसे तैयार किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर सरकार इसका हल निकाल सकी तो इसमें भी दो राय नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को अपनी 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में एक ऐसा नाम था जिसने सबको चौंका दिया और ये नाम था अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का। बीजेपी ने अपनी 7वीं लिस्ट में जब महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से नवनीत राणा के नाम का ऐलान किया तो सियासत के जानकार हैरान रह गए। राजनीति के पंडितों को हैरानी इसलिए भी हुई क्योंकि नवनीत राणा कल तक बीजेपी की नेता ही नहीं थी, वो अमरावती से निर्दलीय सांसद थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की लिस्ट में उनका नाम सामने आया तो उन्होंने देर रात बीजेपी की सदस्यता ले ली और जय श्री राम के जयकारों के साथ ही बीजेपी के साथ अपनी नई पारी का आगाज कर दिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नवनीत राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और जब वो मीडिया के सामने आई तो उन्होंने खुद को अमरावती की बेटी बताया। नवनीत राणा ने कहा कि अमरावती की लक्ष्मी के हाथ में मोदी जी ने कमल पकड़ा दिया है। ये सपना मेरी अमरावती करों ने देखा था कि जब अमरावती में मैं बहू बन के अमरावती घूमती थी तो उनकी आंखों में वो सपना देखा कि हमारी बहू मतलब हमारे घरों में लक्ष्मी मानी जाती है और लक्ष्मी के हाथ में कमल देखने का सपना ये मेरे क्षेत्र के अमरावती करों का था। तो अमरावती करों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करूंगी। आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने की खुशी नवनीत राणा के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दी। टिकट मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो नारी शक्ति के साथ मिलकर 400 पार का शंखनाद करती दिखी। की बार अमरावती में क्या खिलेगा, अमरावती में क्या खिलेगा, देश में क्या खिलेगा अब की बार। नवनीत राणा भले ही बीजेपी में अब शामिल हुई हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल न होते हुए भी साल 2019 से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों का समर्थन करती आ रही हैं।
नवनीत राणा हिंदुत्व के एजेंडे को जोर शोर से उठाती रही हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी ने नवनीत राणा को टिकट देकर उन्हें इसी बात का इनाम दिया है। अप्रैल 2022 में उन्होंने लाउडस्पीकर से अजान के खिलाफ संग्राम छेड़ा था और लाउडस्पीकर से अजान के जवाब में सड़क पर उतरकर हनुमान चालीसा पाठ किया था। उस समय महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी और कांग्रेस एनसीपी के समर्थन से शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री थे। लेकिन नवनीत राणा ने अकेले अपने दम पर उद्धव ठाकरे सरकार को हिला दिया था। अजान के खिलाफ आवाज उठाने और सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से नवनीत राणा को जेल तक जाना पड़ा था, लेकिन इससे उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर कट्टर हिंदूवादी नेता की बन गई। तमाम यातनाएं झेलने के बाद भी उन्होंने खुलकर ऐलान किया था कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नवनीत राणा की इस हुंकार से उद्धव ठाकरे की हिंदूवादी छवि को काफी धक्का लगा था। सिर्फ मैंने मुख्यमंत्री को इतना ही पूछा है कि आप हनुमान चालीसा मातोश्री पे पढ़ेंगे कि नहीं। इससे पता लगेगा कि उनकी दिशा बाला साहेब ठाकरे के विचारों पे आज भी चलती है कि उनका मार्ग भटक गया है। निर्दलीय सांसद से बीजेपी उम्मीदवार बनने तक का ये सफर उनके लिए कांटों भरा था, लेकिन कई ऐसी वजहें रहीं जिससे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के आला नेताओं की पसंद बन गईं। वजह नंबर 1, बीजेपी के प्रति नवनीत राणा का झुकाव। वजह नंबर 2, हिंदुत्व का फेमस चेहरा। वजह नंबर 3, लोगों के बीच नवनीत की पैठ। वजह नंबर 4, पीएम मोदी की नीतियों का समर्थन। वजह नंबर 5, अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाया। जो सपना है देश में अब की बार 400 पार और 400 में एक अमरावती हो, इसके लिए जितने भी एनडीए के घटक है वो मोदी जी के सपने के लिए और अमरावती के विकास के लिए सब एकजुट होकर एक मंच पे आकर एक साथ काम करें। राजनीति से पहले नवनीत राणा अभिनय के क्षेत्र में अपनी धाक जमा चुकी हैं। कन्नड़ फिल्म दर्शन से करियर की शुरुआत करने वाली नवनीत राणा महाराष्ट्र में आज जाना माना नाम है। फिल्मों के अलावा मॉडलिंग में वो अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। 6 अप्रैल 1985 को मुंबई के एक पंजाबी परिवार में नवनीत राणा का जन्म हुआ था। 3 फरवरी 2011 को उनकी शादी विधायक रवि राणा के साथ हुई थी। राजनीति में उनकी एंट्री में उनके पति रवि राणा ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि रवि राणा साल 2009 से ही अमरावती की बडनेरा सीट से विधायक हैं। पति रवि राणा के सहयोग से ही एनसीपी के टिकट पर नवनीत राणा ने साल 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो हार गई थीं। इसके बाद 2019 में एनसीपी ने फिर से नवनीत राणा को अमरावती से टिकट दिया, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और वो चुनाव जीत गयीं। इसी जीत के बाद नवनीत राणा का राजनीतिक करियर बुलंदी को छूने लगा और जब उन्होंने अपने दम पर निर्दलीय चुनाव जीता तो सभी दलों को उनकी ताकत का एहसास हुआ। हालांकि इस बार के चुनाव में भी नवनीत राणा की राह आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि उनके अनुसूचित जाति की होने और न होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। ऐसे में अगर चुनाव से पहले सर्वोच्च अदालत का फैसला नवनीत राणा के विरोध में आया तो अमरावती से उनकी दावेदारी खतरे में पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम बेहद सुर्खियों में है और वो नाम है बीमा भारती का। जी हाँ, पिछले 25 सालों से यूं तो बीमा भारती राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन इस बार एक सीट को लेकर उनके नाम पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ये सीट है पूर्णिया की, जहां से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव भी अपना दावा ठोक रहे हैं। बिहार की राजनीति में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला होने से पहले ही कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। इन्हीं में एक नाम है बीमा भारती का, जिन्हें चुनाव से ठीक पहले जेडीयू से आरजेडी में शामिल किया गया और फिर पूर्णिया सीट से उन्हें उम्मीदवार भी बना दिया गया। बीमा भारती के सिर पर जैसे ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने हाथ रखा तो बीमा भारती के बोल भी बदल गए। लालू प्रसाद जी जो हमारे पिता तुल्य हैं और एक पिता जो है एक बेटी को टिकट दे करके पूर्णिया भेजने का काम किया है। जो भाजपा के लोग हैं जिस तरह से परेशान किया गया है और उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सभी महागठबंधन के कार्यकर्ता, पूर्णिया के जनता सभी तैयार है उनको सबक सिखाने के लिए। बीमा भारती ने इस दौरान ये ऐलान भी कर दिया कि 3 अप्रैल को वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगी। नॉमिनेशन 3 तारीख को हम करेंगे। अब पूर्णिया जनता से मैं आग्रह करती हूँ 3 तारीख को सभी लोग पूर्णिया में रामभूमि मैदान स्टेडियम में
आने का काम करेंगे। बिहार की सियासत में बीमा भारती कोई नया नाम नहीं है। 5 बार विधायक और 2 बार नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री रही बीमा भारती ने करीब 25 साल पहले अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। बीमा भारती ने साल 1997 में सियासत की दुनिया में कदम रखा। साल 2000 में वो निर्दलीय विधायक बनी। 2005 में आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वो हार गयी। लेकिन अक्टूबर 2005 के मध्यावधि चुनाव में वो फिर जीत गयी। इसके बाद बीमा भारती जेडीयू में शामिल हो गयी। तब से अब तक बीमा भारती 5 बार विधायक बन चुकी हैं और मौजूदा समय में वो पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 2014 और 2019 में नीतीश कैबिनेट में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल की छवि काफी दबंग किस्म की बताई जाती है और उन पर कई आपराधिक केस भी दर्ज हैं। लेकिन इन विवादों का बीमा भारती के सियासी सफर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इस बार पूर्णिया सीट से लालू ने उन्हें अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया तो बवाल बढ़ गया। इसके पीछे की सिर्फ एक वजह है, पप्पू यादव, जिन्होंने कुछ समय पहले ही कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही अपनी जन अधिकार पार्टी का भी कांग्रेस में विलय कर लिया था और वो पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। जो मेरा इमोशनल भावना है, जो इमोशन से मेरा पूर्णिया के साथ मेरी फीलिंग है, हमारे इमोशंस हमारे इमोशंस साफ है, वो क्लियर है। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है पप्पू यादव को आत्महत्या करना। पप्पू यादव के इस ऐलान के साथ ही इंडिया गठबंधन की सियासी लड़ाई भी सामने आ गई। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस पप्पू यादव को मना पाएगी या बीमा भारती को पूर्णिया सीट से हटाने के लिए आरजेडी को राजी कर पाएगी। इस बीच पप्पू यादव ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी। लड़ाई कांग्रेस को नंबर 1 के लिए है, सिर्फ सीट के लिए नहीं। हमको तो एमपी एमएलए नहीं है, तब भी कोरोना में पप्पू यादव, बाढ़ में पप्पू यादव, सबकी सेवा में पप्पू यादव। पद मेरे लिए मैटर नहीं रखता है। नेतृत्व कह तो दे कि आपको नहीं लड़ना है, आपको काम करना है, लेकिन मैं यदि लड़ूंगा, मुझसे आप यदि पूछते हैं, हम नेतृत्व को कह दिए यदि हमको लड़ाना होगा तो सर निर्णय पूर्णिया का ही लीजिए। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के सियासी सफर की बात की जाए तो 1990 में मधेपुरा से पहली बार निर्दलीय विधायक बने। इसके बाद 1991, 1996, 1999, 2004 और 2014 में लोकसभा चुनाव जीता। 2015 में आरजेडी से अलग होकर जन अधिकार पार्टी बनाई। 2019 में मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीमा भारती इससे पहले जेडीयू में शामिल थी और विधानसभा के साथ ही पूर्णिया लोकसभा सीट भी जेडीयू के खाते में ही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के संतोष कुमार कुशवाहा यहां जीत हासिल कर लगातार 2 बार सांसद बने और इस बार भी नीतीश कुमार ने उन्हीं पर दांव लगाया है। ऐसे में पूर्णिया सीट की सियासी लड़ाई को भी काफी दिलचस्प माना जा रहा है। साड़ी को भारतीय नारी की पहचान माना जाता है। साड़ी को महिलाओं का पसंदीदा परिधान माना जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कमर पर बंधी साड़ी आपकी मुश्किल बढ़ा भी सकती है? अगर नहीं जानते हैं तो इस खबर को आप ध्यान से देखिए और अब हम आपको जो बताने और दिखाने वाले हैं उससे कई लोगों को हैरानी भी होगी तो कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है। कई मेडिकल रिसर्च में ये सामने आया है कि जो महिलाएं हर दिन साड़ी पहनती हैं उनमें एक खास तरह का स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल मुंबई के आर.एन. कपूर अस्पताल में इस तरह के कैंसर पर रिसर्च की गई है। कपूर अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपने रिसर्च में साड़ी के साथ धोती को भी शामिल किया था। बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इस स्किन कैंसर को साड़ी कैंसर का नाम दिया था। जब वहां 68 साल की एक महिला में यह स्किन कैंसर पाया गया। वो महिला 13 वर्ष की उम्र से ही लगातार साड़ी पहन रही थी। कुछ डॉक्टर्स पुरुषों में होने वाले इस कैंसर को धोती कैंसर का नाम देते हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में साड़ी कैंसर को क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इस मेडिकल साइंस की भाषा में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इसे कहा जाता है। इस नाम से इसे जाना जाता है, इस बीमारी को। साड़ी को भारत और भारतीय नारी की पहचान माना जाता है। 5.5 मीटर लंबा ये परिधान सदियों से भारतीय महिलाओं का पसंदीदा पहनावा रहा है। लेकिन यही साड़ी महिलाओं की परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि इसमें पूरा दोष साड़ी का नहीं है। महिलाएं साड़ी के साथ पेटीकोट भी पहनती हैं, जिसे कमर पर एक सूती धागे से कसकर बांधा जाता है। अगर कोई महिला सालों से सिर्फ साड़ी और पेटीकोट पहन रही है तो उसे साड़ी कैंसर होने का खतरा ज्यादा है। डॉक्टर्स का कहना है कि कमर पर टाइट गांठ बांधने से वहां की त्वचा लगातार रगड़ती रहती है। लंबे समय तक रगड़ने के बाद कमर के आसपास की त्वचा छिल जाती है और काली पड़ने लगती है।
कमर पर बंधे सूती धागे से रगड़ने, छिलने और उसके ठीक होने का ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और यही सिलसिला साड़ी कैंसर को जन्म दे सकता है। एक ही जगह पे वो रगड़ रगड़ के वो चमड़ी मोटी हो जाएगी, काली हो जाएगी, अल्सर छाला बन जाएगा और फिर ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जब सालों साल होते हैं तो उसमें कैंसर बनने का चांस रहता है। कोई भी क्रॉनिक इरिटेशन बॉडी में कहीं पे भी होगी वो अच्छी बात नहीं होती, उससे कैंसर बन सकता है। राहत की बात यह है कि भारत में महिलाओं में पाए जाने वाले कुल कैंसर में साड़ी कैंसर की हिस्सेदारी सिर्फ 1% ही है। साड़ी कैंसर का खतरा उन इलाकों में ज्यादा होता है जहां गर्मी और उमस ज्यादा होती है। इससे पेटीकोट की गांठ वाली जगह पर स्किन को नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि साड़ी कैंसर के अधिकतर मामले बिहार और झारखंड जैसे इलाकों में मिल रहे हैं। एक और एग्जाम्पल आता है साड़ी कैंसर, जो कि बिहार साइड में बहुत देखा जाता है, जिसमें कि साड़ी जहाँ पे बांधते हैं लेडीज़, उसमें वहाँ पे बिकॉज ऑफ ज़्यादा टाइटली बांधने से और दिन रात उन लोग साड़ी ही पहनते हैं तो वहाँ पे भी इरिटेशन हो के एक ये पर्टिकुलर टर्म कॉइन हुआ था साड़ी कैंसर, जो कि इट्स बेसिकली स्किन कैंसर, लेकिन होता वो क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से। कश्मीर के कुछ लोगों में भी एक अलग तरह का स्किन कैंसर पाया गया है, जिसे डॉक्टर्स ने कांगड़ी कैंसर नाम दिया है। सर्दियों में जब कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो वहाँ के पुरुष और महिलाएं मिट्टी के बर्तन में आग को अपने कपड़ों के अंदर लेकर बैठते हैं, जिससे उन्हें गर्माहट मिले। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि पेट और जांघों को लगातार मिल रही ये गर्मी स्किन कैंसर की वजह बन सकती है। इसका एग्जाम्पल होता है कांगड़ी कैंसर, जो कि कश्मीर के लोगों में देखा गया है, जिसमें कि उन लोग अपने फिरन के अंदर कांगड़ी को रख लेते हैं, जिससे कि उनका पेट वाला एरिया इरिटेट होते रहता है। इसी तरह बेहद टाइट फिट जीन्स को पुरुषों में कैंसर के लिए जिम्मेदार माना गया है। अगर कोई व्यक्ति लगातार स्किन टाइट जीन्स या दूसरे कपड़े पहनता है तो इससे उसकी त्वचा को नुकसान पहुंचता है। साथ ही शरीर के उस हिस्से में ऑक्सीजन का फ्लो गड़बड़ा सकता है। लंबे समय तक टाइट कपड़े पहनने वाले व्यक्ति को टेस्टिकुलर कैंसर भी हो सकता है। साथ ही टाइट कपड़े पहनने वाले पुरुष का स्पर्म काउंट भी कम हो सकता है। हालांकि इस रिसर्च के पुख्ता परिणाम आने अभी बाकी हैं। टाइट कपड़ा पहनना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा पहनना, रोज की रोज एक ही चीज़ पहनना, एक ही तरह के कपड़े पहनना गलत है। तो अगर उसको मिनिमाइज करना है तो कभी कभार पहन लें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको आदत बना लें, दिन रात पहने। कभी किसी फंक्शन में पहन लें तो ठीक है, लेकिन एक जगह पर्टिकुलरली एक ही जगह की स्किन को बहुत टाइट रखना वो गलत है। अब सवाल ये कि किन कपड़ों को बेहद टाइट माना जाए। अगर कपड़े पहनने से त्वचा पर निशान बन रहे हैं तो वो कपड़ा टाइट है। अगर कपड़े की वजह से स्किन लाल हो रही है तो वो कपड़ा टाइट है। कपड़ा इतना टाइट है कि सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो वो टाइट है। साड़ी, धोती या जीन्स ही नहीं बल्कि टाइट अंडरगारमेंट पहनने से भी खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स की सलाह है कि टाइट कपड़े लगातार नहीं पहनने चाहिए। अगर जरूरत नहीं है तो टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही डॉक्टर्स पेटीकोट को लगातार एक जगह नहीं बांधने की भी सलाह देते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फैशन के नाम पर मुसीबत को दावत देनी ही क्यों है। साड़ी को लगातार सालों साल पहनने से कैंसर होता है, रिसर्च ये साबित कर चुकी है। टाइट जीन्स से कैंसर होता है या नहीं, इस पर रिसर्च चल रही है। समाधान आसान है, अपनी सेहत को आराम देने वाले कपड़े पहने और ये वो कैंसर हैं जो आप अपनी आदतों को सुधार कर टाल सकते हैं, तो इन्हें जरूर टालें। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। मार्च में आई गिरावट के बाद अप्रैल में शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपके पास शेयर मार्केट में निवेश करने का अच्छा मौका है, लेकिन निवेश कब और कहां करना है ये जानिए जी बिजनेस के एडिटर अनिल सिंघवी से। अब 3 दिनों का लंबा वीकेंड है, सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। तो आज रात को जो अमेरिका में होना है वो तो ठीक है, हो गई। कल गुड फ्राइडे है तो लगभग दुनिया के सारे बड़े बाजार बंद हैं। अब हम खुलेंगे सोमवार सुबह। देखते हैं दुनिया भर में क्या किस तरह की खबरें आती, क्या कुछ होता है। आज तो वैसे भी डेटा बहुत ज़्यादा काम के नहीं होंगे, क्योंकि क्या है कि आज के डेटा में एडजस्टमेंट बहुत होंगे मंथली एक्सपायरी के। लेकिन देखते हैं नई सीरीज की शुरुआत अप्रैल का महीना आमतौर पर रहता है बाजार के लिए अच्छा। ठीक है, डेटा ये बता रहे हैं पिछले 10 सालों के मैंने डेटा निकाले अप्रैल सीरीज के, ये कैसा रहता है। 10 में से 8 साल 8 बार अप्रैल में बाजार में बढ़िया तेजी बनी खरीदारी, और आमतौर पर 2 से 3% के इंडेक्स में तेजी बन जाती है अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो व्यू तेजी की तरफ
एक बार 2019 ऐसा था जहाँ 3% के आसपास मार्केट नेगेटिव रहा, अदरवाइज आमतौर पर अप्रैल का महीना रहता है बाजार के लिए पॉजिटिव। तो अगले, और क्यों होगा पॉजिटिव वो भी मैं बताऊँ। मार्च के महीने के एडजस्टमेंट, फंडिंग की रिक्वायरमेंट, प्रमोटर फंड्स की बड़ी बिकवाली, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर जो बड़ी चिंताएं, बबल, और आमतौर पर मार्च के महीने में लोग अपनी पोजीशंस कम करने में, बुक्स क्लीन करने में विश्वास रखते हैं, ये सारी चीज़ें पीछे छूट गई। अब अगले हफ्ते जब अप्रैल के लिए आएंगे तो एकदम फ्रेश मूड माहौल में बाजार होंगे और वो आपको थोड़ी और मजबूती दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्शन के पहले एक तेजी का जो माहौल बनना है उसकी शुरुआत अप्रैल से में होगी, प्री इलेक्शन रैली। यहाँ थोड़े बाजार यहाँ से और मजबूती दिखाने की कोशिश करेंगे। लाइफ हाई के बेहद करीब आ चुके हैं निफ्टी पर। अब सपोर्ट जो है वो देख लीजिए, 22,125, 22,200 कल के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तर पर 22,450, 22,525 आपके लिए हायर रेंज है। बैंक निफ्टी 47,000 को पार करके जो बंद हुआ है, अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो अब 46,800, 47,000, ये 200 पॉइंट की रेंज है, बहुत ही मजबूत सपोर्ट। और 47,500 के पार निकलकर बैंक निफ्टी जैसे टिका, फिर ये नई रेंज में और तेज दौड़ लगाता नजर आएगा। सो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स, यानी कि गिरावट में खरीदारी की रणनीति रखनी है। चुनिंदा शेयर आपके पसंद वाले खरीदते रहिए और बाजार अप्रैल के महीने में कुछ और मजबूत होने के लिए तैयार होता दिख रहा है। और जरा सोचिए, अगर महिलाएं नहीं होती तो दुनिया कैसी होती। हमारे आपके जीवन में क्या कुछ नहीं होता अगर महिलाएं नहीं होती। तो लाइफ राफ्ट नहीं होता। लाइफ राफ्ट समंदर में जहाज डूबने की स्थिति में जान बचाने के काम आता है। पानी में फंसने पर इससे रेस्क्यू किया जाता है। लाइफ राफ्ट को मारिया बिजले नाम की अमेरिकी महिला ने वर्ष 1982 में इजाद किया था। और इसी के साथ मैडम सर में आज फिलहाल इतना ही। Zee News.